बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर मैनेजमेंट। किस तरह से ऑर्गेनाइजेशनल का इनसाइड एंड आउटसाइड इन्वायरमेंट जो है, हमारी जो मैनेजमेंट इन्वायरमेंट है उस पर किस तरह से असरअंदाज होता है, ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। आवर लेक्चर विल बी cover the following core areas of this chapter: concept of organizational behavior, model for OB, organizational development, behavior system analysis, behavior based safety, behavior change communication, and application of above concept in an organization। और लास्ट में हम इनके एप्लीकेशन रियल लाइफ में किस तरह से इन्हें ऑर्गेनाइज किया जाता है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। सो किसी ऑर्गेनाइजेशन का एटीट्यूड टुवर्ड्स देयर एम्प्लॉयज और विद इन द एनवायरनमेंट, ग्रुप में या जो हेड का अपने जो जूनियर स्टाफ है उनके साथ जो बिहेवियर होता है, दैट विल बी डायरेक्टली इफेक्ट द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज ओबी। तो स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग, द स्टडी ऑफ द वे पीपल इंटरेक्ट विद एन ग्रुप। तो हमारा जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है, इसकी जो बेसिक डेफिनेशन है कि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, एज एन इंडिविजुअल, एज एन हेड ऑफ योर इंस्टीट्यूशन, एज अ टीम लीडर, किस तरह का एनवायरनमेंट है, किस तरह का वहाँ पर एटीट्यूड पाया जा रहा है, इन सारी चीज़ों को हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में डिस्कस करते हैं। इसका नाम है ओबी। ओबी से हम इसे प्रोनाउंसिएट करेंगे। लेवल ऑफ ओबी, यहाँ पर हमारे पास बेसिकली तीन तरह के तीन लेवल्स हैं जिनमें ओबी को डिवाइड किया गया है। सबसे पहले है माइक्रो, मेसो एंड माइक्रो। माइक्रो इज एन बेसिक लेवल। यहाँ पर इंडिविजुअल की वर्किंग परफॉर्मेंस, इंडिविजुअल का एटीट्यूड, हर एम्प्लॉय का अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो एटीट्यूड है, वहाँ पर उसके जो इनपुट्स है उसे स्टडी किया जाता है। द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल्स वर्किंग इन ऑर्गेनाइजेशन, तो इसे बोलते हैं इंडिविजुअल माइक्रो लेवल इन ओबी। और नेक्स्ट वन इज अ मैसो। मैसो में ग्रुप का, किसी स्पेसिफिक डिपार्टमेंट का जो एटीट्यूड है उसे डिस्कस किया जाता है। द स्टडी ऑफ वर्किंग ग्रुप इन द ऑर्गेनाइजेशन। मैक्रो लेवल, द स्टडी ऑफ हाउ ऑर्गेनाइजेशन बिहेव। तो किसी स्पेसिफिक इन्वायरमेंट में उस ऑर्गेनाइजेशन की किस तरह से इनपुट है, किस तरह से वो बिहेव कर रही है, तो इन चीज़ों का अगर हम स्टडी करते हैं, दैट इज अ मैक्रो लेवल। माइक्रो इज अ बेसिक मिनिमम लेवल। मैसो इज दरमियानवा स्टेज या मॉडरेट लेवल ऑफ स्टडी, जिसमें ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स या आप किसी स्पेसिफिक डिपार्टमेंट की स्टडी करते हैं। बट इन द मैक्रो लेवल यू स्टडी द होल इंस्टीट्यूशन, होल डिपार्टमेंट, होल ऑर्गेनाइजेशन, उस पूरी फर्म को आप स्टडी करते हैं। दैट इज एन ऑर्गेनाइजेशनल मेसो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। तो यहाँ पर बेसिक कुछ रोल्स मेंशन है, रोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। सबसे पहले है डिस्क्राइब, अंडरस्टैंड एंड प्रिडिक्ट and control. The first one is the first role is describe systematic how people behave under a variety of condition। तो ये जो बेसिक रोल है कि किस तरह से वहाँ की जो कम्युनिटी है या एम्प्लॉयज हैं वो किस तरह से बिहेव करते हैं किसी खास कंडीशन में, किसी खास मसले में, जब उन्हें कोई टास्क असाइन किया जाता है। अंडरस्टैंडिंग इन दिस, there is need to understand why people behave as they do, otherwise it will be highly frustrated for not understanding the reason behind those acts। तो यहाँ पर आपके पास अंडरस्टैंडिंग, इनके वो चीज़ों को, टास्क जो उन्हें असाइन किया जाता है वो उससे किस तरह से लेते हैं, पॉजिटिवली लेते हैं या नेगेटिवली, या उन्हें जो प्रॉब्लम ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम डिफाइन की जाती है उससे वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, या उसको पॉजिटिवली या एक चैलेंज के तौर पर लेते हुए उसे सॉल्व करते हैं, उसे फुलफिल करने की कोशिश करते हैं। प्रिडिक्ट, ये लफ्ज प्रिडिक्शन से, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रिडिक्ट हाउ अ पर्टिकुलर एम्प्लॉय विल बिहेव इन पर्टिकुलर सिचुएशन। यानी कि आने वाले दिनों में कोई स्पेसिफिक एम्प्लॉय किस तरह का रवैया, किस तरह से बिहेव करेगा, इस बारे में भी हमने जांचना है। ये ना हो कि आने वाले दिनों में कोई मुश्किल टाइम आ जाए ऑर्गेनाइजेशन पे या डिपार्टमेंट पे,
तो वो एम्प्लॉय अपनी बेहतर इनपुट्स ना दे सके या उसकी वजह से कंपनी को लॉस हो जाए। तो ये सारी चीज़ें हमने किसी स्पेसिफिक एम्प्लॉय के बारे में प्रिडिक्ट करनी होती हैं। द फाइनल ऑब्जेक्टिव इज टू कंट्रोल एट लीस्ट टू सम एक्सटेंड द ह्यूमन एक्टिविटी एट वर्क। तो कंट्रोल में आपके पास है कि ह्यूमन एक्टिविटीज या ह्यूमन बिहेवियर जो है उसे आपने कंट्रोल करना है अप टू मैक्सिमम एक्सटेंट, कि जितना हो सके आपने जो ह्यूमन की पॉजिटिव साइड है उसे इनपुट करना है अपनी इंस्टीट्यूशन में, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, और नेगेटिविटी तो कोशिश करनी है कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन में या अपने फर्म में उसे मिनिमाइज किया जा सके। इन टीचिंग इन्वायरमेंट आपने जो टीचर्स हैं उनके जो पॉजिटिव एटीट्यूड है, पॉजिटिव इनपुट्स हैं स्टूडेंट टीचर रिलेशन में, उसे आपने फोकस करना है और उनके इंटरेक्शन को मैक्सिमम करने के लिए जूनियर टीचर्स को गाइड करना है एज अ टीम, इफ योर रोल इज एज अ टीम लीडर। एलिमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, बेसिक एलिमेंट्स कौन से हैं? फीडबैक, इन्वेस्टिगेशन, प्रॉम्प्ट एक्शन, रिकग्नाइजेशन, पीपल्स एंड स्ट्रक्चर्स। तो इन सारी चीज़ों के हम वन बाय वन पढ़ेंगे कि फीडबैक किसी टास्क या किसी फिनोमिना के बारे में, किसी एक्शन के बारे में फीडबैक प्रोवाइड करना, जांच पड़ताल करना, अगर वो बेहतर काम कर रहे हैं तो उन्हें रिकग्नाइजेशन इन द टर्म ऑफ सर्टिफिकेट्स और फ्रिंज बेनिफिट्स प्रोवाइड करना, किस तरह की वहाँ की कम्युनिटी है, वहाँ पर लर्निंग या वर्किंग इन्वायरमेंट किस तरह का है। तो हमारे पास बेसिकली 4 तरह के मॉडल्स ओबी में पाए जाते हैं। तो सबसे पहले है ऑटोक्रेटेड, कस्टोडियल, सुपर स्पोर्टिव एंड कोलिजिकल। तो फर्स्ट वन इज द basis of model is power, authority, obedience, dependence on boss, सब एंड मिनिमम। तो यहाँ पर आपके पास है कि बेसिक लेवल में आपको यू में अंडरस्टैंड, यहाँ पर जो अथॉरिटी है, जो पावर है, वो बॉस के साथ उसका इंटरेक्शन, उसका जो लेवल ऑफ इंटरेक्शन है वो किस तरह का है, परफॉर्मेंस किस तरह की रहेगी, और इन सारी चीज़ों को हम फर्स्ट लेवल, दिस इज वन ऑफ द बेसिक लेवल। और इकोनॉमिक सोर्स, मनी, सिक्योरिटी, डिपेंडेंस ऑन ऑर्गेनाइजेशन, सिक्योरिटी, तो पैसिव कॉपरेशन। तो यहाँ पर आपके पास ये डिफरेंट नेचर ऑफ मॉडल्स हैं, दैट विल बी डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन, किस तरह का वहाँ का इन्वायरमेंट है, किस तरह की वहाँ की सूरत हाल पाई जा रही है। स्पोर्टिव में लीडरशिप आ जाता है, स्पोर्ट आ जाता है, जॉब परफॉर्मेंस, पार्टिसिपेशन, स्टेटस एंड रिकग्नाइजेशन, अवेकनेस, ड्राइव्स। तो लास्ट वन इज अ पार्टनरशिप, टीम वर्क, रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर, सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, मॉडरेट एंथुसिज्म। तो आपका यहाँ पर हर एम्प्लॉय का कुछ डिमांड्स होती हैं, कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, सेटिस्फेक्शन होता है। किसी फर्म का तब तक इनपुट्स बेहतर नहीं होंगी जब तक वहाँ का एम्प्लॉय, उस सोसाइटी या उस कम्युनिटी में काम करने वाला एम्प्लॉय सेटिस्फाइड नहीं होगा। तो यहाँ पर ये जो सेकंड लास्ट पॉइंट है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्यों ना कि किसी ऑर्गेनाइजेशन का बिहेवियर इतना हार्श नहीं होना चाहिए कि उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं उससे तंग आ जाए, ही शी में लीव द डिपार्टमेंट एंड यू में फेस a huge loss due to his absence. तो behavioral system analysis, BSA. BSA is an approach to organizational design and management. This is done through the careful use of behavior and system theories and the application of research-based principles of behavior, such as reinforcement, punishment, stimulus control, discrimination, and generalization. Or it is a scientific discipline that study the behavior of individuals. It maintains the behavior which is product of individuals interact with the environment. All the organization, for example, educational institute, are compromised of individual behavior and their product. तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, BSA, बिहेवियरल सिस्टम एनालिसिस में आपने हर इंडिविजुअल का, हर इंडिविजुअल की आउटपुट और उसकी इनपुट्स के बारे में स्टडी करना है कि किस तरह का वहाँ पर वो इस किसी स्पेसिफिक इन्वायरमेंट में किस तरह के इनपुट्स दे रहा है, और मेंटेन द बिहेवियर विच
विच इज द प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल। तो जो आउटपुट वो दे उसके ओवरऑल इनपुट्स को, उसके एटीट्यूड को, इन सारी चीज़ों को आपने हैंडल करना है इन अ बिहेवियरल सिस्टम एनालिसिस। दिस इज अ साइंटिफिक डिसिप्लिन, साइंटिफिक थ्योरी। और बिहेवियर सिस्टम एनालिसिस ड्रॉज अपॉन बेसिक एंड अप्लाइड रिसर्च। सही है, ये दोनों बोथ कैटेगरीज में ड्रॉ किया जाता है। और व्यूज organizational performance and scientific subject matters, behavioral system analysis is an approach to organizational design and management. A primary goal of BSA is to create a balanced application in which areas of poor performance are improved, area of high performance are maintained, and employees performance outcomes are directed towards the organizational goals। तो जो बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू होता है बीएसए का, कि जो पुअर परफॉर्मेंस है उसे आपने गाइड करना है, उनकी काउंसलिंग करनी है ताकि वो अच्छे परफॉर्मेंस बन सकें। अगर जिन एरियाज की हाई परफॉर्मेंस है आपने कोशिश करनी है कि उन्हें मेंटेन किया जा सके, और जो हर इंडिविजुअल एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को इस तरह से रीअरेंज करना है ताकि एट द एंड जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स हैं वो अचीव हो सकें। दैट इज द प्राइमरी गोल ऑफ BSA। Hope so you understand. If you feel any query, you may write in the chat box. और बिहेवियरल मैनेजमेंट स्टडी BMS में आपके पास ओवरऑल मैनेजमेंट, ओवरऑल जो आपके एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है उनका जो रवैया है, उन सारी चीज़ों को एनालाइज करना है। वहाँ पर कितने फ्रेंच बेनिफिट्स या किस तरह का वहाँ पर इन्वायरमेंट पाया जा रहा है, ये सारी चीज़ों को डिस्कस किया जाता है बिहेवियरल मैनेजमेंट स्टडी में। और इस बारे में हम फर्दर इन स्लाइड्स में डिफाइन किया गया है कि बिहेवियरल बेस्ड स्टडी is the application of science of behavior change to real world problem। सही है, पेपर वर्क और पेपर वर्क प्रॉब्लम और रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है हमारे यहाँ पर ये आइडिया होना चाहिए कि रियल वर्ल्ड में हमेशा आपको आइडियल सिचुएशन नहीं मिलती, वहाँ पर कुछ हार्ड एंड फास्ट आपको डिसीजन लेने पड़ते हैं ताकि आप जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स हैं उन्हें बेहतर और अच्छे अंदाज में पूरा कर सकें। It is a process that creates a safety partnership between management and employee. It focus on what people does, analyze why they do it, and then apply a research supported investigation strategy to improve what people do. BBS is not based on assumption, personal feeling and common। यानी कि BBS आप किसी पर्सनल इनपुट्स की बिना पर आप यहाँ पर डिसीजन नहीं लेंगे। आपके पास कुछ ना कुछ वैल्यूज या डाटा या इंफॉर्मेशन होगी, उस बिना पर आप ऐसे डिसीजंस लेंगे जिसकी वजह से आपकी जो मैनेजमेंट है और एम्प्लॉय हैं उनके दरमियान अच्छे ताल्लुकात पैदा हो सकें, आप रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को बेहतर अंदाज में हैंडल कर सकें, और जो सोसाइटी या कम्युनिटी का रवैया है अबाउट स्पेसिफिक प्रोडक्ट, अबाउट स्पेसिफिक एंटिटी, वो उसके बारे में आप जांच पड़ताल कर सकें। ये कोई पर्सनल बायसनेस यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं होगी। नॉलेज बट इट मस्ट बी बेस्ड ऑन साइंटिफिक नॉलेज। तो ये किसी कॉमन नॉलेज पर बेस नहीं करेगा, ये किसी कॉमन थ्योरी पर बेस नहीं करेगा। यहाँ पर कोई आपके पास साइंटिफिक रिजल्ट या साइंटिफिक अजम्पशन की बिना पर आप BBS में हमेशा decisions लेंगे as compared to you are doing your personal or own expertise to draw or judge something। सही। तो behavior change communication is an interactive process of any intervention with individuals, communities and society to develop communication strategy to promote positive behavior। Behavior provides a positive environment to enable people to sustain and maintain positive and desirable behavior outcome। It is a strategic use of communication to promote positive health outcomes based on theories and models of behavior change। तो यहाँ पर आपके पास BCC में क्या चीज़ डील हो रही है कि आपके पास जो ओवरऑल कम्युनिकेशन सिस्टम है एडमिनिस्ट्रेशन का अपने स्टाफ के साथ, हेड का अपने लोअर स्टाफ के साथ, लोअर स्टाफ का अपने हेड के साथ, जो ओवरऑल इंटरेक्शन है अगर वो मैक्सिमम होगा
पॉजिटिविटी हो रही उस कम्युनिकेशन में, दैट विल बी प्रोवाइड अ पॉजिटिव आउटपुट एंड यू विल बी इजीली अचीव यूर ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। और जो सपोर्टिव इन्वायरमेंट है, यानी सपोर्टिव, अगर किसी एम्प्लॉय को कहीं पर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हेड या उसका कोलीग उसे वहां पर फैसिलिटेट करे, जिसकी वजह से सस्टेनेबल इन्वायरमेंट, जिसकी वजह से डिजायर्ड बिहेवियर आउटकम, जो वहां पर डिजायर लेवल ऑफ विजन है या गोल्स हैं, उन्हें अच्छे और क्विकली अचीव किया जा सके। तो ओवरऑल बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन के ऑर्गेनाइजेशन को विद द पैसेज ऑफ टाइम चीज़ों को या अपने एटीट्यूड को ऑर्गेनाइज करना है, तो जिसकी वजह से रीऑर्गेनाइज, दैट इज नॉट आवर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉयर टू reorganize their behavior towards the organization, but it is also a main responsibility of the organization to keep change their attitude or to facilitate his employees as much as possible and get a best and maximum output and performance from employees। तो यहाँ पर कुछ मेन लिमिटेशंस हैं ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट की, वो यहाँ पर डिस्कस की गई हैं। सबसे मेजर जो चीज यहाँ पर डिस्कस की गई है, मेजर टाइम रिक्वायरमेंट। यहाँ पर टाइम कुछ ज्यादा हमें चाहिए चीजों को ऑर्गेनाइज करने के लिए। सब्सटेंशियल एक्सपेंडिचर, डिले, पे ऑफ पीरियड, पॉसिबल फेलियर, पॉसिबल इवेंशन ऑफ प्राइवेसी, पॉसिबल साइकोलॉजिकल हार्म, पोटेंशियल कन्फर्मिटी, emphasizes on group process, conceptual ambiguity, difficulty in evaluation, cultural इनकम्पैटिबिलिटी। तो जैसा कि हमारे यहाँ कल्चरल लेवल पर भी जो ऑर्गेनाइजेशन का एटीट्यूड है वो भी डिफरेंट होना चाहिए, कल्चर टू कल्चर, टाइम टू टाइम, प्लेस टू प्लेस, और एज टू एज चीज़ें वेरी होती हैं। बिहेवियर जो है पर्सन टू पर्सन वेरी हो रहा है, क्यों ना कि बिहेवियर एक ऐसा वेरिएबल है जिसमें बहुत ज़्यादा वेरिएबिलिटी एग्जिस्ट है। सेम एज ग्रुप के पीपल, सेम जेंडर के पीपल, सेम सोसाइटी के पीपल के एटीट्यूड में, बिहेवियर में बहुत ज़्यादा फर्क पाया जाता है। इसलिए जो इसे जज करना, इसे एनालाइज करना, एवेलुएशन और इसकी जो कंपैटिबिलिटी है वो थोड़ी मुश्किल हो जाती है एज कंपेयर टू अदर departments of an organization. So these are the major drawbacks. If you write 7 to 8 points from this one, so then you will be easily get maximum mark about this question. So these are the major factors which are directly or indirectly affect the organizational behavior. सबसे पहले वहाँ का स्ट्रक्चर किस तरह का है, वहाँ के पीपल, काम करने वाले लोग कौन से हैं, वहाँ पर स्ट्रक्चर किस तरह का है, और उस ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरनमेंट किस तरह का है, और वो ऑर्गेनाइजेशन किस तरह की टेक्नोलॉजी यूज कर रही है। तो ऑल दीज थिंग्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट द ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एंड द satisfaction of the employees. So if these factors are considered by the employees and by self, his or her organization, then he will be able to achieve their organizational goal in a quick and मिनिमम टाइम। सो टेक्नोलॉजी हर ऑर्गेनाइजेशन में वेरी कर रही है, वहाँ का एनवायरनमेंट वेरी कर रहा है, वहाँ का वर्किंग स्ट्रक्चर वेरी कर रहा है, वहाँ पर जो स्टाफ अवेलेबल है वहाँ पर वेरिएबिलिटी मौजूद है। तो दीज थिंग्स आर डायरेक्टली इफेक्ट द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। सो एज एन ऑर्गेनाइजेशन these four basic factors are even discussed and understand by an organization to get their personal and ऑर्गेनाइजेशनल गोल बाय एनी डिपार्टमेंट, चाहे वो एजुकेशनल हो, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, जो भी डिपार्टमेंट हो, इन 3-4 फैक्टर्स को मद्देनजर हमेशा रखा जाना चाहिए, फिर ऑर्गेनाइजेशनल गोल को हासिल करने में आसानी होगी। होप सो यू एंजॉय द सेशन एंड इफ यू फील एनी क्वेरी यू मे राइट इन द comment box. I will try my best to facilitate you. Kindly subscribe our channel. Stay tuned. Allah Hafiz.